शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बड़ा बयान आया है। भाजपा के संपर्क में है कांग्रेस के कई बड़े नेता और भाजपा को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ गया है। यह भी बयान दिया है अनिल बलूनी ने। कहा है उन्होंने कि हरीश रावत और कुछ नेताओं को छोड़कर सब भाजपा में आने को तैयार है। बड़ा बयान, दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर। चुनाव की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले। हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नजदीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। ये था अनिल बलूनी का बयान। आइए और इस पर बात करते हैं। विनोद कुमार इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से सीधा कनेक्ट है हमारे साथ। विनोद, ऐसा लगता है प्राइमा बेसिक ये दबाव बनाने का प्रयास है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब ये कितना सफल होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं से इस बयान को जोर भी दिया जा सकता है, इसका जोर समझा भी जा सकता है। किसकी ओर वैसे इशारा कर रहे थे यहाँ पर अनिल बलूनी? क्या संकेत है आपके पास? कौन दरवाजा खटखटा रहा है बीजेपी का? बिल्कुल। देखिए, करीब राजेंद्र एक सप्ताह ऐसा हो गया है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का वार पलटवार चल रहा है। चाहे वो पाकिस्तान के जनरल बाजवा का इशू हो या फिर मुख्यमंत्री दलित का चेहरा हो, इस तरीके के तमाम वार पलटवार का दौर जारी है। और आज भी जब अनिल बलूनी से ये बात हरीश रावत के बारे में पूछी गई तो हरीश रावत पर पलटवार करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि अगर हरीश रावत और उनके आसपास के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और भाजपा में हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब हम भी असमर्थ हो गए हैं कि इतना बड़ा कुनबा भाजपा का हो चुका है, तो इसलिए हाउसफुल का बोर्ड यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। ये बड़ा बयान अनिल बलूनी का आया है। उसके चलते कांग्रेस में जरूर हलचल पैदा हो गई। आखिरकार कौन कौन से वो नाम होंगे जो अनिल बलूनी के संपर्क में हैं, और ऐसा जरूर माना जा रहा है कि करीब 2 से 3 विधायक जो पूर्व विधायक हैं वो भी अनिल बलूनी के संपर्क में हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले जब अनिल बलूनी से हमारी बात हुई तो और जिस तरीके का उनका बयान आया है कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी लोग और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज उनके संपर्क में है, तो जरूर हलचल जरूर बढ़ी गई है। और सारा घटनाक्रम ये वही है, करीब एक सप्ताह से पहले जैसे हरीश रावत ने जनरल बाजवा को अपराधी कहा और उसके बाद में मुख्यमंत्री दलित चेहरा हो, उसके तमाम ऐसे आपस में दोनों बड़े दिग्गज नेताओं के वार पलटवार का क्रम जारी है। और उसके चलते 2022 का इलेक्शन नज़दीक है। आज देहरादून में एक मीडिया कार्यशाला में अनिल बलूनी ने हिस्सा लिया। उसके दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस के बड़े नेता उनके संपर्क में है। लिहाजा पूर्ण रूप से अब ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे उत्तराखंड में 2022 नज़दीक है, उसको देखते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति रोडमैप बनाने में जुटी हुई है। और उसके चलते वार पलटवार का भी दौर यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हरीश रावत और अनिल बलूनी के वार पलटवार का दौर जारी है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने कहा कि वार पलटवार चल रहा है हरीश रावत और अनिल बलूनी के बीच में, और इसी क्रम में ये नया बयान अनिल बलूनी का। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला देहरादून में शुरू हो चुकी है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मीडिया कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का मार्गदर्शन भी प्रदेश मीडिया टीम को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसका मकसद सरकार की बात आम जनता तक पहुंचाना है। स्वागत करें श्री अजेंद्र जी से, सुभाष बरसवाल जी से कृपया में मंच पर आए। और मीडिया की भूमिका है वह महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस भूमिका में प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा निपुण हो, उस भूमिका में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार हो और चुनाव में जितने भी तरीके के कामकाज होते हैं, चाहे जनसभाएं होनी है, चाहे मैन टू मैन मार्किंग होनी है, उन सब की तैयारी होती है। उसी प्रकार से मीडिया की तैयारी के लिए आज हम सब लोग बैठने वाले हैं। आज दिन भर चर्चा करने वाले हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष
लोगों के पास और महत्वपूर्ण तरीके से जाए, उसकी तैयारी पर दिन भर चर्चा करने वाले हैं। सरकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, तो लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएं दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर या 14 अक्टूबर में से किसी एक दिन उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रम के साथ भाजपा संगठन के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और वहीं 16 और 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इधर उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के 9 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी की अक्टूबर या नवंबर में रैली भी आयोजित होगी। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा होने वाला है उत्तराखंड। रैली भी प्रधानमंत्री की आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आएंगे, गृह मंत्री जी उत्तराखंड आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, राजनाथ जी आएंगे। सभी लोग आके उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलेंगे, मिलते भी रहते हैं और अपनी बात भी रखेंगे। और एक बड़ी अपडेट, देहरादून में कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास विभाग से जुड़े मसलों पर मुहर लग सकती है। इन पर जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लग सकती है। गृह विभाग की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हो सकता है कैबिनेट की बैठक में और इसीलिए यह महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जारी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आंगनबाड़ी से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। आइए उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ पर बदले मौसम की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, बड़कोट, तीनों ही धामों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ की चोटियां आपको दिखाई दे रही होंगी जो बर्फ से ढकी हुई है और इस बर्फबारी के बाद से चोटियों पर तापमान गिर गया है। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई और इस वजह से यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। आपको बताएं कि यात्रा शुरू होने से अब तक 3642 तीर्थयात्री केदार पहुंच चुके हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बर्फबारी हुई है चोटियों पर और इस वजह से तापमान गिरा है। स्वाभाविक है कि जो लोग मैदान के गर्म इलाकों से इस ऊंचाई पर बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें मुश्किलें पेश आ रही हैं गिरे तापमान की वजह से। तस्वीरें देखिए आप केदारनाथ धाम की। तस्वीरों से भी आपको मौसम का अंदाजा लग सकेगा। बर्फबारी के बाद किस तरह से तापमान गिरा है, ठंड बढ़ी है वहां पर, ये देखिए आप। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में देर रात से बारिश जारी है। वहीं केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। नीलकंठ, उर्वशी, नर नारायणा, माणा, सतोपंथ समेत दूसरे कई ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में ठंड भी बढ़ी हुई है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आप देख लीजिए। ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जो चोटियां हैं, पहाड़ों का नाम भी हमने आपको बताया, वो सब इलाके इस वक्त बर्फ से आच्छादित, बर्फ से ढके हुए और ये ताज़ा बर्फबारी और इसकी वजह से तापमान गिरा हुआ है। बारिश भी हो रही है बद्रीनाथ धाम में। बर्फबारी और बारिश दोनों की वजह से तापमान गिर गया है बद्रीनाथ धाम में भी। और बड़कोट के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। बंदरपूंछ पहाड़ी की चोटियों पर बर्फ गिरी है और इस बर्फ का असर निचले इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से बर्फबारी की वजह से वहां पर ठंड बढ़ गई है। बड़कोट की तस्वीरें। और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा को लेकर सही ढंग से पैरवी नहीं की और यही कारण है कि यात्रा सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही। सरकार ने जो यात्रा
में जानबूझकर व्यवधान पैदा कराए, वो इसलिए कराए कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। और आज भी सीमित संख्या के बाद क्या ये अपने फ़र्ज़ की इतिश्री समझ रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने अगर एक सीमित संख्या दे दी तो हमारे फ़र्ज़ की इतिश्री हो गई। ये सीमित संख्या के हिसाब से अगर अगले 2-3 महीने तक यात्रा चलेगी तो इसका कोई आशातीत परिणाम सामने नहीं आएगा। इसकी संख्या बढ़नी चाहिए और अच्छी खासी संख्या बढ़नी चाहिए। तो सरकार को तो करना ये चाहिए था कि इस केस को चालू रखते, माननीय न्यायालय में जो वर्तमान की संख्या माननीय न्यायालय ने दी है, इस संख्या के हिसाब से ये बताते कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में बिजली विभाग के कर्मचारी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर धरने पर चले गए। इस वजह से कई इलाकों में बिजली का संकट भी हो सकता है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। सरकारी कामकाज का बहिष्कार करने के चलते आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्मचारियों ने 6 अक्टूबर तक मांगों पर अमल न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी मन बना लिया है। 25 तारीख को यूपीसीएल मुख्यालय देहरादून में सत्याग्रह होगा और 27 तारीख को पिटकुल मुख्यालय पे सत्याग्रह होगा। यदि सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, मांगें पूरी नहीं की गई, तो 6 अक्टूबर से उत्तराखंड के समस्त विद्युत अधिकारी कर्मचारी संपूर्ण रूप से जो है हड़ताल पर आ जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन। इधर रुड़की में कुपोषण का मामला रुक नहीं रहा। बाल विकास विभाग की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित करने पर भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चों के कुपोषण का शिकार होने की सबसे अहम वजह अभिभावकों की लापरवाही और जागरूकता की कमी बताई जा रही है। 200 बच्चे कुपोषित और कुपोषित की श्रेणी में हैं। उन्हें चाहे THR देना हो या फिर ऊर्जा दिया जा रहा है। विभाग लगातार काउंसलिंग भी कर रहा है, उनको मतलब उनको चिन्हित भी कर पा रहा है। आंगनवाड़ी का बेसिक काम है कि मदर की काउंसलिंग प्लस चिन्हीकरण। 5 तारीख को वज़न पोषण दिवस है, उसमें वज़न लिया जाता है बच्चों का, जिससे वो बच्चे चिन्हित होते हैं। इसके बाद उनको क्या खान पान दिया जा सकता है, डॉक्टर की क्या सलाह हो सकती है, इसका प्रयास किया जा रहा है। कुपोषित बच्चों की 4 ग्रेड होती है, 1, 2, 3, 4। तो जो बच्चे ग्रेड 3 और 4 में होते हैं वो मेरे पास अगर आते हैं, उनका वेट बहुत कम होता है, तो उनको हम यहाँ से NRC हरिद्वार के लिए रेफ़र करते हैं। कुपोषण का जो मुख्य वजह है वो है न्यूट्रिशन, पोषण, कमज़ोर पोषण होना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना और गरीबी। अगर माँ बाप बच्चों के लिए अच्छा प्रोटीन डाइट, अंडे, फल, हरी सब्जियाँ, मीट या दाल, ये सब अगर प्रचुर मात्रा में दें। अपराध से नफरत होनी चाहिए, अपराधी से। अपराधी को सही माहौल देकर उसे सुधारा जा सकता है और कुछ इसी तर्ज पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों को सीख भी दी जा रही है। जिला जेल में बंदियों को फिल्मों के माध्यम से बुराई और अपराध से दूर करने की सीख दी जा रही है। हर बैरक के बंदी को हर रोज सुबह 12 से 3 बजे तक देशभक्ति और आध्यात्मिक फिल्में दिखाई जाएंगी। हाँ, कारागार में एक मेरे द्वारा एक मिनी सिनेमा हॉल एक स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, एक तो बंदियों का जो है मनोरंजन करना है, उसके साथ साथ जो है उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और देश प्रेम संबंधी विषयों पे मूवी दिखाते हुए उन पे देश प्रेम की भावना भी जागृत करना इस सिनेमा हॉल का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शक्तिमान नाम के घोड़े की पिटाई की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। अब उस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शक्तिमान नाम के घोड़े की पिटाई के मामले के मुख्य आरोपी और मौजूदा वक्त में प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। और आपको ये भी बताएं कि 14 मार्च 2016 में विधानसभा कूच के दौरान गणेश जोशी पर पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोप लगे थे। इसके कुछ दिनों बाद शक्तिमान की मौत भी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। इधर देहरादून के प्रेमनगर में जमीन के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। एक परिवार के 2 पक्षों के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा चला आ रहा है। इसी के चलते दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान सड़क पर बहुत देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है। अपनी नाराजगी सांसद के सामने जाहिर की उन्होंने। पिछले 4 सालों से संगठन से नाराज हैं उमेश शर्मा काऊ और इसी को लेकर उन्होंने मुलाकात की है और अपनी नाराजगी जाहिर की है।
बड़ी खबर, रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अनिल बलूनी से मुलाकात की है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। पिछले लंबे समय से वो नाराज चल रहे हैं, 4 सालों से नाराज चल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। और बलूनी के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, अपनी बात सामने रखी है। खबर देहरादून से, वहां पर इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उद्यान विभाग की ओर से पहली बार एप्पल इंटरनेशनल सेब फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मकसद उत्तराखंड की सेब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाना। इस दौरान प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें सेब की नई प्रजातियों की भी जानकारी दी जा रही है। और तराई के बाद अब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पहाड़ में शुरू होने जा रही है। नवरात्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी। कांग्रेस का कहना है कि कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी क्षेत्रों में उसे लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। मोटे मोटे तौर पर ये विचार है कि अब गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल किसी भी एक तरफ से पहाड़ों की ओर हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो। मैं समझता हूँ कि श्राद्धों के बाद जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे हम अपनी शुरुआत करेंगे और उसके लिए पूरी तरह से प्लान तैयार किया जा रहा है। और सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कितने ही शिक्षक पहाड़ चढ़ने से कतरा रहे हैं और यही वजह है कि पहाड़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाती। हाल ही में शिक्षा सचिव का आदेश जारी हुआ था और बावजूद इसके शिक्षक अभी भी मौज काट रहे हैं। आदेश में सभी शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर उन्हें मूल तैनाती पर भेजने के आदेश हैं, लेकिन अभी भी कितने ही शिक्षक आदेश की नाफरमानी कर रहे हैं। सरकार की एक ही मंशा है कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। इसी नाते अधिकांश अध्यापकों का अटैचमेंट समाप्त किया गया है और सबको अपने मूल विद्यालय में जाना चाहिए। अधिकांश लोग चले गए, जो नहीं गए वो भी कुछ दिनों में चले जाएंगे। और ऐसी जो आपने बात कही है कोई मेरी जानकारी में है नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सबको अपने मूल विद्यालय में जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में सड़क की हालत ये है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क। शहर की मुख्य सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं और इस वजह से लोग परेशान हैं। यकीन करना मुश्किल है कि ये तस्वीर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की है। वो शहर जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वो शहर जहां से कुमाऊं की राजनीति चलती है। शहर के मुख्य सड़कों की हालत देखिए। सड़क में इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं कि अगर इनमें कोई गिर जाए तो जान बचना मुश्किल है। गड्ढे से तो दुनिया भर की दिक्कत है। यहाँ पे रोज रात दिन लोग गिरते रहते हैं। हॉस्पिटल ले लेकर जा जाके हम थक चुके हैं। रोज ही 1-2 गिरते हैं यहाँ पे। और अभी तक कई बारी कंप्लेनें भेज दी हैं, कोई आया नहीं देखने के लिए एक बारी भी। शहर में आप कहीं भी निकल जाएं, सड़कों में बने गड्ढे आपकी मुसीबत बढ़ाने के लिए तैयार मिलेंगे। कुछ जगहों पर तो गड्ढे इतने चौड़े हैं कि सड़क भी नजर नहीं आ रही। कई वाहन तो इसमें गिरकर पलट भी गए हैं। शहर की सड़कें आपने सही कहा, बिल्कुल अब सड़क नहीं कह सकते, अब गड्ढे ही कहेंगे। उसी समस्या की तरफ हमने डीएम साहब का ध्यान इंगित कराया और हमने कहा साहब व्यापारी और आम जनता चोटिल हो रही है गिर के। तो डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र इन सड़कों को ठीक किया जाएगा। सड़क के इस खस्ता हाल से आम आदमी परेशान है। उसे हर दिन इन खराब रास्तों से जूझना पड़ता है, मगर अधिकारी सिर्फ आश्वासन की पुड़िया थमा देते हैं। काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है और हल्द्वानी शहर में आप देखेंगे लगभग 30% इन्होंने काम कर दिया है। नवंबर तक ये 15 नवंबर तक जितनी भी सड़कें हैं हल्द्वानी का पूरे जनपद की सारे गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। बरसात की वजह से सड़कों में बने गड्ढों में पानी भर गया है, जिस वजह से यहाँ से सफ़र करना और भी मुश्किल है। अब लोगों को इंतज़ार उसका है जब उनकी गाड़ियाँ फर्राटे के साथ दौड़ेंगी। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में मल्टी स्टोरी बस स्टैंड का काम 15 साल से अधर में लटका हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बस स्टैंड का अब तक का 3 बार अलग अलग विधायक और मंत्री इसका शिलान्यास कर चुके हैं
और इतना ही नहीं, 2006 से बन रहे इस अड्डे की अनुमानित लागत अब इसकी पूर्व की अनुमानित लागत से 3 गुना ज़्यादा जा पहुंची। अब तक 9 करोड़ रुपए बस स्टैंड पर खर्च हो चुके हैं। इसमें 2 करोड़ 26 लाख रुपए तो इसके साइट डेवलपमेंट में ही खर्च किए जा चुके हैं, मगर बस स्टैंड का काम भी अधूरा है। 7 अक्टूबर से एक बार फिर से बस स्टैंड का काम शुरू होने जा रहा है। ऊपर से जो है उसका काम प्रारंभ कर दिया गया, उस ठेकेदार का बॉन्ड हो गया है। पहले तो देखिए ठेकेदारों का मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसमें, फिर हम लोगों ने निवेदन किया कईयों से कि भाई आप इसमें सब निविदा डालिए, तो उसमें अब जो है टेंडर फाइनल हुआ है और उसका बॉन्ड भी हो गया ठेकेदार का। तो 7 तारीख से जो है उस पर हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। इधर विकासनगर में बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आ गया। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में समस्याएं आ रही। मलबा आने से डाबरा गांव को खतरा भी है। विकासनगर की तस्वीर आप देख लीजिए, बारिश से सड़क पर कैसे मलबा आया और कैसे लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन तस्वीरों से जाहिर एक्सक्लूसिव फुटेज विकासनगर से। बारिश का कहर पूरी रोडे बंद हो चुकी है। आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं ग्राम डाबरा। और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी करने वाले बहुत बड़े गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने इन्हें पुणे से गिरफ्तार किया। ये गिरोह मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लोगों से ठगी करता था। इसने देहरादून के रहने वाले एक व्यक्ति से भी ठगी की, पुणे से गिरफ्तार किया। इधर हल्द्वानी में तस्करी के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 223 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 15 लाख रुपयों के करीब बताई। आरोपी रामपुर का रहने वाला। कोविड काल के दौरान रोजगार नहीं होने की वजह से उसने स्मैक की तस्करी का काम शुरू कर दिया।